नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता की। और कविता की ये पंक्तियां बताती हैं कि राजनीति में जब परिस्थितियां विषम होती हैं तो उस विषम परिस्थिति में भी आप किस प्रकार से आशावाद का दामन थामकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से देश को सुशासन दे सकते हैं, किस प्रकार से आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और किस प्रकार से आप निराशा के वातावरण से बाहर निकल सकते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के शीर्ष राजनेता तो थे ही, लेकिन साथ ही कवि हृदय भी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और जब उन्हें अवसर मिला देश के लिए काम करने का प्रधानमंत्री के रूप में, तो अनेक योजनाओं के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि वास्तव में शासन को सुशासन में किस तरह से परिवर्तित किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यशैली और सुशासन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा। झाबर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। झाबर सिंह जी खर्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। श्रीमाधोपुर से आप विधायक रहे हैं, साथ ही सीकर से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे पहले झाबर सिंह जी, आपसे चर्चा ये करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम अटल जी के जीवन को देखते हैं, खासतौर पर उनके राजनीतिक जीवन को देखते हैं, एक बहुत लंबा समय विपक्ष में रहकर उन्होंने बिताया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो देश ने पहली बार देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो सामान्यतः विपक्ष की आवाज हुआ करते थे, एक प्रशासनिक कार्यशैली अलग प्रकार की इस देश को देखने को मिली। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अटल जी अपने स्कूल के समय से ही बहुत मेधावी विद्यार्थी के रूप में थे जी। और विद्यालय के समय से ही वाद विवाद प्रतियोगिता और खेलकूद में भाग लिया करते थे और उन्हें छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने स्नातक की शिक्षा प्रथम श्रेणी से पास की, फिर उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की जी। वो शिक्षा के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में और एक पत्रकार के रूप में ऐसी बहुत सी विधाएं थी जिनमें उन्होंने ज्ञान अर्जित किया जी। और उसी के आधार पे उन्होंने पहली बार 1955 में जब उन्होंने एक उपचुनाव में भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और फिर 1957 में बलरामपुर से सांसद बने जी। तो वो उनकी विद्यालय महाविद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता की वाक्पटुता, पत्रकारिता के क्षेत्र में किए गए काम, लेखन, कवि या हृदय, सब ने उनका भरपूर साथ दिया जी। और इसीलिए वो लोकसभा में सबसे लोकप्रिय सांसद भी रहे और अपने समय में देश में सर्वाधिक आम आदमी द्वारा पसंद किए जाने वाले वक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध रहे जी। अटल जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे कि 1977 में जब पहली बार वो विदेश मंत्री बने और संयुक्त राष्ट्र संघ में वो भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे तो 1977 में पहली बार उन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी को फिर आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। इसी प्रकार जब उन्हें मौका मिला प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार, एक समय वो भी आया जब एक मत से उनकी सरकार गिरी जी। लेकिन एक मत से सरकार गिरी उस दिन उन्होंने जो बात कही थी कि सूर्योदय होगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा जी। मैं उसको इस रूप में ही मानता हूँ कि अटल जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर जी। और 25 दिसंबर हमारे यहाँ ये मानते हैं कि उस दिन से दिन थोड़े का बड़े समय बड़ा होता है और अंधेरे की रात्रि का समय कम होने लगता है जी। तो अटल जी वास्तव में पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जिस प्रकार प्रकाशमान रहे, जिस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा उनमें थी, मैं ये मानता हूँ कि वैसी विलक्षण प्रतिभा बहुत कम शख्सियत में होती है।
तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो बात झाबर सिंह जी खर्रा ने ये कही कि 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस आता है और 25 दिसंबर के बाद जिस तरीके से दिन अधिक प्रकाशमान होने लगते हैं, अंधेरा ढलने लगता है, कहीं ना कहीं यही विचार अटल जी ने 1980 में जब जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय पूरे देश के सामने एक नया नारा आया, सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। और अटल जी ने अपने संगठन कौशल से वो कमल आगे खिलाया भी। इस चर्चा में जो बात आई 1957 में, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से सांसद बनते हैं, लेकिन इस बात के साथ एक तथ्य यह भी जुड़ता है कि 1957 में उन्होंने चुनाव 3 स्थानों से लड़ा था, एक मथुरा से, लखनऊ से और बलरामपुर से। एक स्थान पर उनकी जमानत जब्त हुई थी, दूसरे स्थान पर वो हारे थे और तीसरी स्थान से वो विजयी हुए थे। लेकिन जिस पंक्तियों से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, इस प्रकार का भाव अटल जी के जीवन में था। निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहे, संगठन के प्रति दृढ़ रहे, विचारधारा के प्रति निष्ठावान रहे, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उनकी वक्तृत्व कला के प्रशंसक आज भी मिल जाएंगे। आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग उनके पुराने भाषण सुनते हैं, और जिस दौर में अटल जी सभाओं में भाषण दिया करते थे, इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि विरोधी दल के नेता भी उनकी सभाओं में, उन सभाओं के आसपास में बैठ के अटल जी के भाषण सुना करते थे। झाबर सिंह जी, बात उनके भाषण कला की, वक्तृत्व कौशल की भी की जा सकती है, संगठन कौशल की भी की जा सकती है कि एक दौर था जब केवल भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आती थी लोकसभा में, और वहां से सत्ता तक वो लेकर आते हैं। चाहे ये भी कहा जा सकता है कि अटल जी और आडवाणी जी की जो जोड़ी के रूप में जो काम हुआ भारतीय जनता पार्टी में, अटल जी के संगठन कौशल और खासतौर पर वक्तृत्व कौशल, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी नरम दिल व्यक्ति थे, लेकिन कठोर निर्णय लेने में भी किसी प्रकार की वो हिचक नहीं करते थे। और लालकृष्ण आडवाणी जी उनके सहयोगी के रूप में अंत तक रहे। वो अंदर से जरूर थोड़े से नरम थे, लेकिन बाहर से ये महसूस होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जी बहुत कठोर व्यक्तित्व के धनी हैं। और जब कठोरतम और एक तरह से जो व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व बहुत सरल हो, दोनों आपस में मिलते हैं जी, तो वो मिलकर संगठन कौशल हो, चाहे पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी सहज संबंध हो, वो बहुत अच्छी तरह से निभा पाते हैं। क्योंकि अगर एक ने कोई कड़ी बात कह दी तो दूसरा नेता फिर अपने वक्तव्य कौशल से उस कड़ी बात को भी मीठी बात में परिवर्तित कर देता है जी। और कार्यकर्ता के मन में फिर ये भाव आता है कि एक अभिभावक के रूप में अगर एक ने मुझे कुछ कड़ी बात कही है तो मुझे कहीं न कहीं मुझसे कोई गलती हुई होगी और इसीलिए उन्होंने एक कड़ी बात कही होगी। और दूसरे जो नेता अटल जी जैसे थे वो फिर उसको एक मीठी बात में परिवर्तित करके उसको ये हौसला अफजाई करते थे कि पीछे जो कुछ भी हुआ उसे भूलिए और आगे की सुध लीजिए और पार्टी के लिए और राष्ट्र के लिए जो कुछ आपसे बन पड़े वो करने में किसी प्रकार की हिचक मत कीजिए। तो इससे कार्यकर्ता का, मतदाता का मनोबल बढ़ता था जी। और यही उनकी संगठन कौशल की वजह से चाहे भारतीय जनसंघ रहा हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, दोनों में अटल जी का हमेशा सम्मान रहा है, स्वागत रहा है और आम कार्यकर्ता, आम नेताओं के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव रहा है। आम नेता और आम कार्यकर्ता के अलावा देश की जो आम जनता है उसके मन में भी अटल जी के प्रति अपार श्रद्धा का भाव ये पूरे विश्व ने देखा है। और जिस प्रकार से उनके संगठन कौशल की बात होती है, अटल जी और आडवाणी जी की जो जुगलबंदी थी राजनीति में उसकी बात होती है, तो सामान्यतः अनेक लोग कहते हैं ऐसा कि अटल जी उदारवादी चेहरा थे और आडवाणी जी हार्डलाइनर थे, लेकिन दोनों के बीच किस प्रकार का अद्भुत सामंजस्य था ये भी इस चर्चा में विषय आया। और झाबर सिंह जी ने जिस प्रकार से बताया कि संगठन में किस प्रकार से कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं वे भी लिए जाते थे, लेकिन कार्यकर्ता को साथ में जोड़कर किस प्रकार से रखा जाए ये भी अटल जी से सीखा जा सकता है। झाबर सिंह जी, चर्चा ये करेंगे आपसे अब कि जिस तरीके से अटल जी प्रधानमंत्री बने उस समय जिस तरीके से गठबंधन की सरकारें थी, जो भी स्थिति परिस्थिति थी, जैसा भी समय उनको मिला प्रधानमंत्री के रूप में,
उस कार्यकाल के दौरान क्या लगता है आम आदमी के कल्याण के लिए किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार के काम अटल जी के नेतृत्व में किए गए? देखिए, 1947 में देश आज़ाद होने के बाद 1977 तक एक पार्टी की सरकार रही थी। भारतीय जनसंघ घटक के रूप में जनता पार्टी का सहयोगी बना, सरकार बनी। उससे पहले ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें परमिट राज नहीं हो। कपड़ा परमिट पे, गुड़ परमिट पे, शक्कर परमिट पे, लोहा परमिट पे, सीमेंट परमिट पे। और 1977 में सबसे बड़ा काम ये हुआ कि सारा परमिट राज खत्म हुआ। उसके बाद जब अटल जी को मौका मिला तो अटल जी ने आम, गरीब, किसान, मजदूर सबके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं बनाई, मजदूर के लिए वो अपने मजदूरी के स्थान तक, गंतव्य तक सहज रूप से पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्यक्रम हाथ में लिया और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक डामर की पक्की सड़कें बनाने का काम शुरू हुआ। किसानों को सूदखोरों के चुंगल से बचाने के लिए उन्होंने उस समय जो बैंक की ब्याज दरें थी वो किस प्रकार कम से कम होकर किसान को लाभ दिया जा सकता है, इसलिए कमेटी बनाई। सामान्यतः उस समय 15% वार्षिक ब्याज दर पे किसानों को ऋण मिलता था। कमेटी ने 11%, 9% कई सुझाव दिए, लेकिन अटल जी ने कहा नहीं, अगर किसान को सूदखोर के चुंगल से बचाना है तो एक ऐसी ब्याज दर हमको किसान के लिए लागू करनी चाहिए जो उसके लिए बहुत सुविधाजनक हो। और अंत में उन्होंने 7% ब्याज दर पे किसानों को लोन दिलाने के लिए किसान कृषि कार्ड का कार्यक्रम शुरू करवाया जी। इसके अलावा उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम को हाथ में लेने का निर्णय किया जी। और अगर नदियां आपस में जुड़ती तो देश के किसान और मजदूर वर्ग दोनों का बहुत भला होता। हमारे यहाँ जो लगभग 1/3 भूमि बंजर पड़ी है, जिस पे खेती नहीं होती, जिस पे अन्न नहीं उपजता, वहाँ तक अगर जल पहुँचता, उस पे अन्न उपजता। आज हम जिस प्रकार तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर नहीं है, केवल मात्र अनाज में आत्मनिर्भर है, तो नदियाँ आपस में जुड़ती तो हम दलहन के साथ, तिलहन के साथ, अनाज के साथ सब क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होकर और इनको निर्यात करने की स्थिति में आ जाती जी। और देश की आर्थिक स्थिति, आम गरीब किसान मजदूर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में उनकी सरकार नहीं दोबारा रिपीट हो पाई और ये कार्यक्रम नई गवर्नमेंट ने आते ही बंद कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जब 2013 के भारतीय जनता पार्टी के गोवा अधिवेशन में एक प्रस्ताव ये लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो हमारी सरकार का पहला लक्ष्य ये होगा कि हिंदुस्तान के हर खेत को उसकी सिंचाई योग्य जल उपलब्ध हो, इसका प्रबंध करने में हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। और उसके तुरंत बाद जी। उस समय की केंद्र सरकार ने रिहेबिलिटेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के नाम से एक नया कानून बनाया कि जितने जमीन अधिग्रहित की जानी है बांध बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, रेलवे लाइन डालने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उसमें जितने हितधारी हैं उनके 80% से अधिक यानी 81% लोग सहमति देंगे तो ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। और इसीलिए आज तक नदी जोड़ने का कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा एक समय था जब टेलीफोन के लिए बहुत लाइन लगती थी, बहुत अप्रोच लगानी पड़ती थी, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी। अटल जी के समय में दूरसंचार क्रांति हुई और घर घर टेलीफोन के साथ मोबाइल भी आया। उन्होंने गैस सिलेंडर के मामले में भी इतना कुछ किया कि डिलीवरी बॉय और गैस एजेंसी के मालिक उपभोक्ता के घर घर जाकर ये पूछने लगे कि आपको गैस सिलेंडर की आवश्यकता है या नहीं। जी। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसके अलावा उन्होंने देश के 4 महानगरों को, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्ण चतुर्भुज की योजना बनाई, जो लगभग पूर्ण हो चुकी है। और अब वर्तमान नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में उससे भी बड़े हाईवेज बनने शुरू हो गए। तो ये सारे कार्यक्रम अटल जी की सरकार के समय जो शुरू हुए, उसने इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। और उसके साथ साथ उन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए सारे विश्व के देशों के विरोध के बावजूद वो देखते रह गए और 5 परमाणु विस्फोट भी किए
और अग्नि 2 का परीक्षण भी कर डाला। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इतने अद्भुत, अनोखे और अभिनव कार्यक्रम अटल जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए, जिनकी यदि चर्चा करें तो वास्तव में समय कम पड़ सकता है। जिस तरीके से झाबर सिंह जी ने अभी विषय बताया कि किसानों के कल्याण के लिए और नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था, उससे आम आदमी का, किसान का कितना बड़ा लाभ हो सकता है। साथ ही जो विषय हम देखते आए हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, इसको आगे बढ़ाया। जय विज्ञान के माध्यम से पोखरण में परमाणु विस्फोट हुए, परीक्षण हुए, और उसके साथ ही दूरसंचार क्रांति की भी इन्होंने बात की। जिस तरीके से आज उज्ज्वला योजना, जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना का भी आधार कहीं ना कहीं अटल जी के कार्यकाल में उस दौर में रखा गया, जब कि गैस कनेक्शन के लिए बड़ी अप्रोच लगाई जाती थी। लेकिन अटल जी के कार्यकाल में सहजता से, सुलभता से ये सब चीज़ें, चाहे टेलीफोन का कनेक्शन हो, चाहे गैस का कनेक्शन हो, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हुए। और अटल जी के लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी के बाद में यदि किसी के कार्यकाल में सर्वाधिक सड़कें बनी हैं तो वे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। निश्चित रूप से आज जो देश आगे बढ़ रहा है, इस की आधारशिला कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अटल जी के कार्यकाल में रखी गई थी। झाबर सिंह जी, चर्चा आपसे ये करेंगे कि अटल जी के यदि विकास कार्यों की हम चर्चा करते हैं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में खूब बहुत सारे काम हमारे को देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बार विचार करें कि जिस कुर्सी पर बैठे थे, जिस कांटों के ताज को उन्होंने पहन रखा था, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 23-24 अलग अलग विचारधाराओं के दल उनकी सरकार में शामिल थे। कितना मुश्किल रहा होगा 23-24 अलग विचारधारा के दलों को, कभी कोई कुछ दबाव बनाता होगा, कोई कुछ बनाता होगा, किस तरह से हैंडल किया होगा अटल जी ने? देखिए, इस देश में ये बिल्कुल सही है कि अटल जी का जो कार्यकाल था और उनके जो सहयोगी दल थे, कुछ भाषा के आधार पर निर्मित थे, कुछ क्षेत्रवाद के आधार पर निर्मित थे जी। कोई किसी आधार पर निर्मित हुए थे, और उसी के आधार पर उनको अपने अपने क्षेत्रों में थोड़ी बहुत सफलताएं मिल रही थी। तो उनके सबके अपने अपने हिसाब से आचार विचार थे, अपने अपने सपने थे। लेकिन अटल जी ने उन सबको साथ लेकर सर्व कल्याण के भाव के साथ, क्योंकि मजदूर न क्षेत्रवाद में विश्वास करता है, न भाषावाद में विश्वास करता है, न संप्रदायवाद में विश्वास करता है। मजदूर मजदूर होता है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो। ना किसान क्षेत्रवाद में विश्वास रखता है, ना भाषावाद में विश्वास रखता है, ना संप्रदायवाद में विश्वास रखता है। किसान किसान होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो कोई भाषा बोलने वाला। तो उन्होंने जितने भी कार्यक्रम लिए हाथ में विकास के नाम पे, वो सारे कार्यक्रम ऐसे थे जो आम आदमी को छूने वाले थे, जिससे हर तबके के, हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार का लाभ होने वाला था। और इसीलिए सारे अंतर्विरोधों के बावजूद हम उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक भी सहयोगी दल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक भी योजना का विरोध करने का साहस इसलिए नहीं जुटा पाए कि अगर वो विरोध करते तो सीधा उनके जो समर्थक थे उन पे उसका असर जाता। इसलिए अटल जी ने सर्व सुलभ और सर्व समाज को लाभ देने वाले जो योजनाएं बनाई, जिसकी वजह से सारे अंतर्विरोधों के बावजूद सारे सहयोगी दलों को अटल जी के हर कार्यक्रम में सहयोग देना पड़ा, समर्थन देना पड़ा। झाबर सिंह जी, राजनीति में आप भी बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। अटल जी को नज़दीक से आपने देखा होगा, अनेक सभाओं में आपने भी उनको सुना होगा, उनकी जीवनी भी आपने पढ़ी होगी। उनके जीवन के ऐसे कोई प्रसंग आपको ध्यान में आते हैं जो आपको बहुत गहराई तक प्रभावित करते हैं? कोई ऐसी राजनीतिक घटना या उनके व्यक्तिगत जीवन की ऐसी घटना जो एक राजनेता के रूप में आपको प्रभावित करती है? अटल जी इतने सहज और सरल स्वभाव के थे कि वो जिस कद के राजनीतिज्ञ थे, उनसे एक सामान्य कार्यकर्ता भी मिलता था तो उस कार्यकर्ता को कभी ये महसूस नहीं होने देते थे अटल जी कि वो एक महान कद के नेता से मिल रहे हैं। वो जिस सहजता के साथ, जिस स्नेह के साथ कार्यकर्ता के साथ संवाद करते थे, उससे मिलते थे, उससे बातचीत करते थे, उससे आम कार्यकर्ता को भी ये महसूस होता था कि एक अभिभावक के रूप में मुझे, मेरी पार्टी को और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा व्यक्तित्व मिला है जो इतना विराट है कि उसमें सब कुछ समाहित हो रहा है। इसलिए
मैं अटल जी के बारे में जब 2-5 बार मेरा आम सभाओं के माध्यम से, उनके स्वागत के माध्यम से मिलने का जब सुअवसर मिला, तो मुझे कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक छोटा आम कार्यकर्ता हूँ और वो एक बहुत विराट व्यक्तित्व के धनी। वो जिस सहज और सरल भाव से मिले, जिस सहज और सरल भाव से बातचीत की, हालचाल पूछे, क्षेत्र के बारे में, प्रदेश के बारे में भी हल्की फुल्की चर्चाएं कर लिया करते थे जी। और इस प्रकार अटल जी ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो। उन्होंने हर कार्यकर्ता को जिस प्रकार का स्नेह और प्यार दिया है, मैं समझता हूं उस प्रकार का स्नेह और प्यार बहुत कम नेता अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या देश के आमजन को दे पाते होंगे। बहुत बड़ी बात झाबर सिंह जी ने कही है। जब अटल जी के साथ का सानिध्य जब उनको भी मिला तो वास्तव में किस प्रकार के उनके अनुभव रहे। और अटल जी स्वयं कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और अनेक उदाहरण, अनेक प्रसंग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी सुने होंगे। अटल जी ने स्वयं कई बार ऐसा कहा कि एक दौर में जब पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, अटल जी विपक्ष के नेता थे, जेनेवा में एक सम्मेलन में वो अटल जी को भेजते हैं भारत का पक्ष रखने। पाकिस्तान के राजनयिक राजनेता उस समय पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ पाकिस्तान में कहा जाता है कि विपक्षी दल केवल और केवल एक काम करता है, सत्ता को बचाने, सत्ता को गिराने का काम करता है। अटल जी का इतना बड़ा मन था, विपक्ष में रहते हुए भी वो सत्ता पक्ष की अच्छी बातों की भी तारीफ कर दिया करते थे और एक अलग प्रकार की राजनीति करने के लिए जाने जाते थे। जिस प्रकार की योजनाएं थी, कहीं ना कहीं भाव उन योजनाओं के माध्यम से अंत्योदय का था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अंत्योदय का विचार, एकात्म मानव दर्शन का जो विचार था, उसको अपनी योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से लागू करके समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित किया जा सकता है, कहीं ना कहीं ये विचार अटल जी के मन में उस समय रहा। झाबर सिंह जी, चर्चा आपसे ये करेंगे कि अटल जी की जयंती को जिस प्रकार से 2014 के बाद से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, अटल जी के कार्यकाल की तो हमने अभी चर्चा की, और भी बहुत सारे विषय ऐसे हो सकते हैं कि जो एक प्रकार से स्थापित करते हैं कि अटल जी ने सुशासन दिया, लेकिन फिर भी ऐसी कोई 2-3 प्रमुख योजनाएं आपको कौन सी लगती हैं जो वास्तव में लगता है कि सामान्य व्यक्ति के कल्याण के लिए हों और आपको भी प्रभावित करती हों? देखिए, जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि अटल जी ने आम आदमी के कल्याण के लिए, चाहे नदियों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, और चाहे स्वर्ण चतुर्भुज की योजना जी, ये सारे कार्यक्रम ऐसे थे जो इस देश के आम आदमी से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से उसके कल्याण के साथ जुड़े हुए थे। नदियां आपस में जुड़ती, देश में खेती का रकबा बढ़ता, खेती का रकबा बढ़ता तो देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर जी होता, तो मजदूर को अपने घर के नज़दीक मजदूरी मिलती और किसान की आर्थिक स्थिति संपन्न होती तो मजदूर की भी आर्थिक स्थिति संपन्न होती जी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव से निकलकर किसी व्यक्ति को शहर तक जाना है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर जी, तो वो साइकिल से, मोटरसाइकिल से उस सड़क मार्ग के माध्यम से अपने घर से निकलकर अपने मजदूरी के कार्यस्थल तक आराम से पहुंच सकता है। इसी प्रकार स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ रही थी, महानगरों को नहीं जोड़ रही थी, उसमें यातायात के साधन और माल ढुलाई सहज और सरल हो सके। और अगर कोई उत्तर का व्यक्ति दक्षिण के किसी राज्य में जाकर कोई मजदूरी या व्यापार करना चाहे, या दक्षिण का कोई व्यक्ति उत्तर में आकर या पूर्व का पश्चिम में आकर, तो उसे सहज आवागमन के साधन उपलब्ध हो सके और उसका माल पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां कहीं वो भेजना चाहे सहज रूप से पहुंच सके। इसके लिए वो योजना भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और उसके साथ साथ देश मजबूत बने, इसके लिए सारे विश्व के देशों के विरोध के बावजूद वो ये भनक नहीं लगा पाए। उन्होंने अपने सारे जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ रखे थे। 5 भूमिगत परमाणु विस्फोट पोखरण में होना और उनके द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बावजूद अग्नि 2 का परीक्षण करना जी। मैं यही जानना चाह रहा था कि जो परमाणु परीक्षण उन्होंने किए वो एक बार कर तो लिए, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से अमेरिका और तमाम देशों ने जो प्रतिबंध लगाए, उस दबाव के आगे भी अटल जी झुके नहीं? बिल्कुल नहीं झुके। सारे उन प्रतिबंधों को झेलते हुए फिर उन्होंने अग्नि 2 का परीक्षण भी करवा दिया जी। और उस सब के बावजूद
इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बनाने में भी किसी प्रकार का जितना कुछ उनसे बन पड़ सकता था करने का प्रयास किया। बस लेकर ये गए उनका लाहौर एक दुर्भाग्य रहा हम्म। कि उन्होंने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से संबंध सुधारने का प्रयास किया जी। और उसने उनको धोखा दिया, लेकिन उसका भी उन्होंने कड़ाई से मुकाबला किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने देश के सैनिकों का सम्मान करने के लिए 19 कारगिल से पहले जितने भी युद्ध हुए, जी। हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए, बहुत कम लोगों की शरीर उनके घर तक पहुंच पाते थे। जी, कारगिल युद्ध के बाद में वापस कारगिल युद्ध के बाद उन्होंने सैनिकों का सम्मान करने के लिए ससम्मान उनके शहीद का शव उनके घर तक जाए जी। और पूरे राज्य के सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हो, ताकि देश के युवाओं में एक प्रकार का राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव जगे, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव जगे और उनके मन में भी यह अभिलाषा हो कि अगर मैं भी इस राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दूंगा तो मुझे भी इसी प्रकार की इज्जत मिलेगी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अटल जी की एक एक योजना बड़ी अद्भुत योजना थी और अनेक निर्णय ऐसे थे जो युवाओं में भी राष्ट्रभक्ति के भाव का संचार करते थे। उनकी योजनाएं आम किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, शोषित हर एक वर्ग के कल्याण के लिए उनकी योजनाएं थी और निश्चित रूप से उनकी जयंती को यदि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है तो यह उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। झावर सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम प्रश्नों का बहुत सहजता से, सरलता से उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि अटल जी के जीवन को देखते हैं, उनके राजनीतिक सफर को देखते हैं, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखते हैं तो कहा जा सकता है उनकी ही कुछ पंक्तियां हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से कदम मिलाएं। कदम मिलाकर चलने की जो बात उन्होंने कही और युवाओं को उन्होंने आह्वान किया कि इस देश के लिए कुछ करना है, निश्चित रूप से उनके विचारों पर देश आगे बढ़ेगा और फिर से भारत माता विश्वगुरु के सिंहासन पर आसीन होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।